आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे हमारे टेरविन में आए हुए हैं। एक क्षण निवेदन कर रहा हूं, अगर समझ में आ जाएगा तो 5 मिनट पढ़ूंगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं 10 मिनट पढ़ूंगा। हाँ, आप इधर देखिए और इधर सुनिए। ये लाइटें मेरे लिए ही लगवाई गई है। मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ भाई साहब। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। इसीलिए तो ये सफेद पहन के जाता हूँ। एक जगह काला पहन के चला गया था तो लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा था कहाँ से आदमी है कहाँ से कपड़ा। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं एक दिन अपने रीवा शहर में चौराहे के पास से जा रहा था। साथ में मेरी एक प्रेमिका थी। एक प्रेमिका? अच्छा। नहीं तो आपको क्या लगता है? उम्मीद तो और किया था पर थी एक। तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट कर दिया, देखो 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 आलिया जैसी लड़की कालिया के साथ। भाई साहब, मैं कुछ बोलूं इससे पहले वो लड़की ही पलट करके उसके तरफ बोलने लगी। और उसने जो बोला है भाई साहब, अगर उसने सच्ची बात बोली है, मेरा सीना चौड़ा होकर के 156 इंची का हो गया था। भाई साहब, उसने जवाब दिया, ये व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला है। तो फिर मिला कैसे है? सुनिएगा उसने क्या जवाब दिया। ये कौन है? ये इतनी तपस्या के बाद मुझे ये व्यक्ति मिला है कि सालों तक पूजा पाठ जब तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जब तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। फागुन ये वाली मनुहार लेके आए हैं। अब मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे आपका स्वागत करता हूं हमारे एक खास कार्यक्रम पंचायत में। पंचायत के आज के एपिसोड में हम सबके बीच में उपस्थित हैं विंध्य क्षेत्र के होनहार कवि, बहुत अच्छे यूट्यूब एक्टर और बहुत अच्छे अभिनेता कामता माखन जी। कामता माखन जी, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में। धन्यवाद शुभम भाई, और सभी को प्रणाम करता हूं, पंचायत के सभी दर्शकों को। और बड़ा अच्छा लगता है ये पंचायत कार्यक्रम अभी स्टार्ट हुआ और कई एपिसोड हो गए हैं इसके, और सभी को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ। आपने इस लायक मुझे भी समझा। बहुत बहुत स्वागत है माखन जी। माखन जी को लोग अपने पूरे नाम कामता सेन माखन के नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मैं आपसे पिछले 5-6 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ, इसलिए जानता हूँ। बहुत सारे लोग इन्हें पूरे विंध्य में और दूरस्थ क्षेत्रों में फूफा के नाम से और सजना के नाम से ज्यादा जानते हैं। जी जी, है ना। तो ये तो आपके YouTube के आपके वीडियोस देख करके नाम प्रसिद्ध हुए और माखन आपकी कविताओं से निकल के आया। तो कामता माखन जी, बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये जो कलाकार पर्दे के सामने ऐसा दिखता है या मंच पर जैसा दिखता है, वो उसकी वास्तविक जिंदगी कैसी है, या खाली टाइम पे वो कितने बजे उठता है और क्या क्या करता है। लोग जानना चाहते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो शुरू करते हैं बचपन से 55 तक का सफर कैसा। हालांकि आप 55 के दिखते नहीं हैं अभी। नहीं है भैया। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा रहा बचपन? माखन अपने बचपन में कैसे थे और ये कहाँ से इस कलाकारी की शुरुआत होती है? बचपन कैसा रहा आपका? बचपन हर बच्चे की तरह था। एक सामान्य परिवार से हम हैं, तो ज़्यादातर सामान्य परिवार में आजकल खेले कूद से शुरू करते हैं। और गांव में ही हम पढ़ते थे जी। सभी अपने इष्ट मित्र के साथ। तो गांव में ही विद्यालय था, 8वीं तक हमारे गांव में विद्यालय था। कहाँ है गांव अपना? हमारा गांव पड़ता है ये महमूदपुर, ये तिवनी के बगल में है जी। तो वहाँ से हम शुरुआत किए और फिर उसके बाद बैकुंठपुर में पढ़े, सरस्वती विद्यालय में, फिर रीवा आए। अच्छा। और आगे सफर बढ़ा। तो ये जो कविताएं, आप शुरुआत में कविताएं मंचों पे करते थे, अब भी करते हैं, और आप तो बल्कि अभी अंतर्राज्यीय स्तर के, मैं कहूँगा राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। आप तो उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिल्ली, कई जगह पे अपनी कविताएं आप मंचों पर पढ़ चुके हैं और बहुत सारे
वीडियोस भी आपके वायरल होते रहते हैं बीच बीच में। ये कविता का जो एक कलाकार मन में था, अंदर था, ये कविताएं कहाँ से शुरू हुई? वो जो कीड़ा होता है वो बचपन में ही काट लिया था। घुसा था। और हमारे गांव के बगल में त्यूनी गांव में एक कार्यक्रम था जो आदरणीय राजा श्रीनिवास तिवारी जी के नेतृत्व में होता था जी। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल का, वो राष्ट्रीय लेवल का कार्यक्रम होता था। वहाँ सभी बड़े बड़े धुरंधर कवि आए। तो पहली बार हम भी 10-12 वर्ष के थे, 12 वर्ष की, तो पहली बार सुनने गए गांव के लोगों के साथ। तो जब उस कार्यक्रम पे हमने सुना, देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ के कीड़े भी अंदर समाये और फिर वो बाहर निकल करके अब आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छी आप कविताएं सुनाते हैं और आपकी एक कविता बहुत ज़्यादा मैंने सुनी हुई है, आलिया संग कालिया। इस कविता के बारे में लोग इसको सुनते हैं तो हंसते रह जाते हैं, हंसते हंसते बल्कि कभी कभार पेट भी दुखने लग जाता है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी ये कविता अगर सुनने के लिए मिल जाए, आलिया संग कालिया, तो बहुत थोड़ा सा हंसी हम लोग को भी आए और थोड़ी सी खुशी बांटे। जी जी, आप वहीं पहुंच रहे हैं जहां लोग ज़्यादातर मंचों में पहुंच जाते हैं। तो क्या था कि एक मैंने कल्पना की, हालांकि लोगों को अभी तक पता नहीं है, हम अपने ही यही शहर रीवा से सिरमौर चौराहे से गुजर रहे थे, तो साथ में मेरी सखी भी थी। नहीं, ऐसे आप देख रहे हैं जैसे महिला मित्र, आप महिला मित्र की बात कर रहे हैं? अब सखी उसी को कहते हैं। अच्छा। जी। तो सखी थी, तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट कर दिया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही पलट करके उस लड़की ने जवाब दिया कि जिसे तू कालिया कह रहा है ये मुझे ऐसे नहीं मिला है, इसके लिए हमने बहुत तपस्या की है। तो सुन कैसे मिला है कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं, सावनी वाली मनुहार लेके आए हैं। अब मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आलिया संग कालिया, ये जो आपने इसके पहले एक पूर्व रंग एक कहानी बताई, वैसे कवि ज्यादातर ऐसा करते हैं ताकि उस कविता को पढ़ा जाए, सुना जाए। महिला मित्र सच में थी आपकी और ये सच में कविता हुई? माना ना जाए उसे। आपने उसका प्रारंभ ऐसा किया? नहीं, ये तो भूमिकाएं हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी तो होने वाली है। उन्हीं के साथ होने वाली है? नहीं, वहाँ कोई नहीं था। आप बिल्कुल उस धरातल में ना जाएं। चलिए, तो 12 वर्ष की उम्र में कविता सुनने के बाद, है ना, और आपने ऐसी ऐसी बहुत, अब धीरे धीरे करके जब अपना अनुभव बढ़ता गया तो इतनी अच्छी अच्छी कविताएं पूरे देश में आपने, बहुत वायरल भी हुई आपकी कविताएं। उस समय पे ये सोचा था कि आप ऐसी एक्टिंग करेंगे और यूट्यूब वीडियोस या एक्टिंग करनी है, टीवी फिल्म्स वगैरह करना है कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था, पर मन में एक विचार था कि मतलब हम अपनी हिंदी माता के लिए, अपनी हिंदी साहित्य के लिए एक काम कर रहे हैं। हर जगह मंचों पे जाते थे तो बड़ा प्यार मिलता था लोगों का, लेकिन अपनी बोली के प्रति भी बड़ा लगाव था मन में, और सोचता था कुछ काम करने के लिए। तो एक मौका मिला, लखन भाई से जुड़ा हुआ था कवि सम्मेलन के माध्यम से, तो वो काम जैसे उन्होंने शुरू किया तो मुझे भी उन्होंने कहा कि अगर अच्छा लगता है तो करके देखो।
तो 1-2 हमने एपिसोड किए, तो वहाँ से लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला, वहीं से वो फूफा का नाम मिला और सजना का नाम मिला। 3-5 चैनल में एक कार्यक्रम शुरू किया हम लोगों ने, झट लाइट मध्य कला जी। और 45 एपिसोड हम लोगों ने दिए। तो उसमें से मतलब ऐसा लगा कि लोगों का इतना ज़्यादा प्यार, जिस किरदार में हम थे उस किरदार से लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया। आमतौर पर ये माना जाता है कि फूफा ज़्यादातर रूठने का काम करते हैं लड़कों की शादियों में। आप घर पे जाते हैं तो फूफा के किरदार में ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमें ऐसा लगता है कि हम बिंद के इकलौते ऐसे फूफा हैं जिनकी बुआ नहीं है। और यहाँ तक है कि आप ये मानिए कि हमारे फूफा भी हमको फूफा कहते हैं। ये बड़े स्तर की उपलब्धि है। आज तो आपका घर में सभी समर्थन करते होंगे, गांव, परिवार और पूरे हमारे विंध्य क्षेत्र में आपको बहुत प्यार दिया जाता है। जी। जब शुरुआत की थी तो परिवार वालों की क्या राय थी? वो कहते थे, आपने कभी बताया उनको कि आप शुरुआत में ही कि आप एक फुल टाइम कवि बनना चाहते हैं, कविताओं को ही आप अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं, या अब एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो शुरुआत में क्या सपोर्ट था? में सपोर्ट तो नहीं कह सकते, घर का शुरू से ही था, माता पिता का सपोर्ट था। पर और लोगों का क्या था, धीरे धीरे जैसे मतलब अगल के लोग मतलब माता पिता से या कहीं से सुनने को बीच बीच में मिलता था, पागल हो रहा है लड़का धीरे धीरे पागल हो रहा है। अच्छा। तो ये सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो ठीक है। अभी अब माता रानी की कृपा है, जी। अब जहाँ तक ले जाएं तो चलता है। बिल्कुल। माखन जी, अक्सर ये देखा जाता है कि एक्टर बनने के लिए, एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए रंग रूप बढ़िया हो, शरीर सुडौल हो। हालांकि इन भ्रांतियों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ओमपुरी जैसे अभिनेताओं ने तोड़ा है। हमारे यहाँ आप तोड़ने में सफल रहे। तो आपको इस रंग के कारण, क्योंकि आप खुद भी अभी कविता जब सुना रहे थे तो आपने कहा आलिया संग कालिया, तो इस रंग के कारण बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो उन्हें लगता है कि अब वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, या उनको इस डिस्क्रिमिनेशन को सहना पड़ता है। लड़कों में तो एक बार चल भी जाता है, लड़कियों में ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती हैं और थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये कैसे आपके जीवन पे इसका कुछ असर पड़ा और कैसे आप ओवरकम करते हैं? क्या सोचते हैं आप अपने रंग के बारे में? नहीं, जो ईश्वर ने दिया वो बड़ा प्यारा दिया है। क्योंकि देखिए हमारा न ये है कि जहाँ हम हैं उसी को सहारा बना करके हम ज़्यादातर जितनी जहाँ स्टेज पर जाते हैं तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। और माता रानी की कृपा बनी हुई है कि मतलब गलत तो बातें छोड़ दीजिए। एक घटना हम आपको बताते हैं। किसी हमने कल्पना की कि मान लीजिए मेरा विवाह हुआ और उनकी सखी मुझे उस विवाह में नहीं आ पाई, तो बाद में मिलने के लिए आती हैं। तो वो क्या सोचती हैं, हाँ। और मुझे देखने के बाद क्या कहती हैं, अब ये सुनिएगा। कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है। अब वो नमस्ते कह जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेर आई है। अब मेरी तरफ देख करके पूछती है बीवी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहाँ से ले आई है। तो इस तरह की है। तो हम तो वो वाले लोग हैं आपदा में अफसर तलाश करके। तो अगर जो आप वो मौके पर चौका मार दिए हैं, ये कविता सुना दी आपने, तो अफसर है। हमने तो इसे अफसर में ही लिया कि जो है वो बड़ा बेहतर है, और उसी पर अगर हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, हंसाने का एक बड़ा काम। अगर कहते हैं कि किसी को हंसा सको तो मंदिर जाने के बराबर ही है। तो छुपा के खुद के गम जमाने को हंसाते हैं, मेरे अल्फाज दीमक हैं उदासी चाट जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। वाकई दोस्तों,
आज के समाज में जब टेंशन चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और अभी लॉकडाउन का समय रहा, तो ऐसे में बहुत टेंशन होती है लोगों को। और अगर ऐसे में अगर कोई किसी को हंसा पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। माखन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे ये दर्शक जानना चाहते हैं भविष्य की अपनी क्या योजना है, और इसके अलावा आप अभी भविष्य में कुछ प्लान कर रहे होंगे, तो क्या है वो चीज़ें? प्लान देखिए क्या है कि जब तक अभी ये जो दुनिया अब निकल करके आ रही है, ये व्हाट्सएप से युग से ये ऑनलाइन दुनिया जो है, तो अगर हम लोगों ने यूट्यूब से जुड़ करके अपने बोली के लिए काम करने का प्रयास किया है, तो वहाँ अभी तो अपन लोगों का पूरा प्रयास ये है कि हम अपने बोली पे कितने और आगे तक लोगों को, आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं। क्योंकि हम ही लोग अभी अभी वर्तमान में गांव में चले जाइए, एक भी हर आपको चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, एक भी हर आपको चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो आने वाली पीढ़ी तो जन्मे नहीं करेगी कि ये क्या है जी। तो कम से कम अपने बोली, अपनी भाषा के माध्यम से वहां तक पहुंचा सकें और अपने संस्कृति, अपने संस्कार को जिंदा रख सकें, यही आगे करने का प्रयास है। और कितना सफल होते हैं ये तो माता रानी की कृपा और आप लोगों का प्यार। पूरी उम्मीद है आपको सफलता मिलेगी और हम सब इस बघेली बोली बानी को और हमारी संस्कृति को संरक्षित करें। हम सबको इसके लिए प्रयास करने होंगे और वही सबसे ज़रूरी चीज़ है, अपनी हम मिट्टी को बचा करके रख सकें, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिला सकें। माखन जी, पूरे दिन में कामता माखन अगर अकेले हैं, अगर वो ये कविताएं नहीं कर रहे हैं या शूट नहीं होता है जिस दिन, तो क्या दिनचर्या रहती है? क्या करते हैं आप खाली दिन पे? क्या होती दिनचर्या? जो काम होते हैं घर पे, किसानी के भी कार्य हैं गांव पे, तो वहाँ ये हैं। नहीं यार तो ज़्यादातर तो देखिए क्या है कि कभी अगर खाली है तो वो तो गुनगुनाएगा कहीं ना कहीं, और बाकी नहीं है तो हम घर पे भी अकेले हैं, तो कहीं ना कहीं काम तो रहते ही हैं, हर जिंदगी से जुड़े हुए काम हैं। इसके अलावा भी तो उस काम में व्यस्त रहते हैं। घर पे अकेले हैं आप? शादी की योजना जल्दी बना रहे हैं? नहीं, शादी की योजना बनी हुई है। अच्छा, मतलब आप कविताएं बनाने में व्यस्त हैं, तो माता पिता का प्यार पाने के लिए भी कोई हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्या है कि तय हो गया है या फिर ढूंढना है अभी? नहीं, आप पूरे गहराइयों में अंतिम तल पे जा करके, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि मतलब मित्र और कहीं भी रहें बेशक। कुछ और कविताएं हमारे दोस्त सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे? बिल्कुल। रचनाएं ने के लिए मैंने एक, जब हम शुरू किए तो वहाँ से लेकर के हमने एक समाज के लिए, आप भी देखे होंगे कि हर चैनल पर आ रहा है कि ये झिंगा लाला वाली बात जी है ना, इसको लगा डाला तो झिंगा लाला, तो वो बच्चे सिर्फ वही बस जानेंगे और कुछ नहीं जानेंगे। तो हम उन फिल्म दुनिया वालों से मेरा निवेदन है इन 4 पंक्तियों से कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। वाह वाह। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, वाह। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम, ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। तो भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो। क्या बात है, बहुत शानदार कविता है माखन जी। माखन भैया, आप सजना कैसे बन गए? इसके पीछे क्या इंटरेस्टिंग किरदार? नहीं, सजना नाम से है, किसी काम से नहीं आपका जो ध्यान है नहीं, आपके किरदारों में आप फूफा के अलावा सजना नाम से बहुत जाने जाते हैं। हम लोगों ने 3-5 अपने चैनल में जी जब शुरू किया तो हमने एक चैनल के माध्यम से एक प्रोग्राम आता था झक लाइट मध्य कलर, उसके 45 एपिसोड आए। तो झक लाइट मध्य कलर में मेरा एक किरदार था किराएदार का, जिसमें मेरा नाम था सजना। सजना और वो जो किराएदार है वो हरदम
ताम झाम में लगा रहता था जी कि और किराएदार कितने हैं, क्या है, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, जी है ना, उनके और कौन रिश्तेदार आ रहा, तो उसका पूरा वही काम हुआ करता था। और जो अड़ोस पड़ोस के तो उल्टा सीधा करके वहां तक पहुंचा देना बात को और चढ़ा बढ़ा करके हाई फाई मारना उसका काम ही था। तो वहां से एक नाम मिला और लोगों को प्यार मिला सजना के नाम से, तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। बेशक शूटिंग के दौरान पे अभी बहुत सारे हमारे यूट्यूब में ऐसे कलाकार हैं जो यूट्यूब से करियर अपना बनाना चाहते हैं, तो ये कितना आसान है? बहुत सारे लोग तो यूट्यूब पे क्योंकि सर्च करते रहते हैं कि भाई 1 मिलियन का कितना पैसा मिल जाएगा, किस तरह से कमाई होगी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। तो किस तरह से वो शुरू करें अगर वो शुरू करना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत तरह के टैलेंट है और हमारे विंध्य में तो प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और ना ही यहाँ की प्रतिभाएं किसी की मोहताज हैं। तो अगर वो अपनी प्रतिभाओं को बड़े मंचों पहुँचाना चाहती हैं या बड़े दर्शकों तक पहुँचाना चाहती हैं, तो यूट्यूब उसके लिए अच्छा माध्यम है। तो ऐसे में वो कैसे शुरुआत करें? बिल्कुल, जिनके अंदर कला थी और कला आके मर जाती थी, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, और लोगों तक पहुंचने के लिए। हम बड़े व्यक्ति से नहीं मिल पा रहे हैं तो हम इस यूट्यूब में अपनी कला डाल रहे हैं। तो अगर हम यूट्यूब से कुछ पा भी रहे हैं तो कौन सा बुरा तो नहीं कर रहे हैं। तो लोगों तक हम लोगों ने एक प्रयास किया, और अभी भी लोगों को जो हमसे छोटे हैं या बड़े हैं, जो भी हैं हमसे मिल रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं, तो उनसे बिल्कुल चाहते हैं कि वो हमसे जुड़े, और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो अपने चैनल बनाएं। और उसके लिए तो यूट्यूब में खुद भी बताता है कि ऐसे चैनल बनाएं और आगे बढ़ें। कोई भी कला आपके अंदर है तो बिल्कुल वो जुड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, और ये एक अच्छा माध्यम है, ये कोई बुरा माध्यम नहीं है। यूट्यूब से भी अच्छा चल रहा है काम। तो हमारे जो ऐसे जो कलाकार हैं वो भी आपके साथ में ज्वाइन करके और कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर कलाकार के लिए 3-5 मेरा नहीं है, बिल्कुल है ना, 3-5 आपका है, 3-5 हर उस व्यक्ति का है जो अपनी माटी अपनी बोली से प्यार करता है। उस हर व्यक्ति का 3-5 है। हालांकि 3-5 अपन लोग दिखाते हैं, करते नहीं है। बिल्कुल। तो अभी ऐसे में बहुत सारा अभी लॉकडाउन का जब समय चल रहा था, लॉकडाउन के समय पे कुछ वीडियोस आ रही थी और बहुत, क्योंकि सबका काम लगभग ठप पड़ा हुआ था, तो उस दौर पे एक कलाकार के दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लॉकडाउन 1 दिन से फिर 3 महीने 4 महीने पता नहीं कितने महीने वो खिंचता ही जा रहा था। और उसी दौरान मैं आपको व्यक्तिगत जीवन की बात बता दूं कि मेरा विवाह भी लगा हुआ था और वो रुक गया। तो वो माह जो थे, तो मेरे जैसे लोगों के कैसे बीते, वहां से 4 पंक्तियां निकली कि मित्र मेरे वह माह मानो ऐसे बीत गया जैसे शरीर को जादू टोना पकड़ लिया था। कौन एक सहारा था, बात वीडियो कॉल में जानू जानू बोल करके रोना पकड़ लिया था। धंधा भी मंदा था, पड़ा हुआ खाट पे, हाथ मानो अपने ही रोना पकड़ लिया था। सोचा था इस माह होंगे सजनी के संग में, पर शादी को मेरे कोरोना पकड़ लिया। तो ये सिर्फ मेरे साथ नहीं घटा है, ये कई लोगों के साथ घटा है। तो ये उनका भी ये दर्द हो सकता है। तो इस दौरान बहुत सारी टेंशन होती रही, लेकिन एक कलाकार उससे उबर करके आता है और खुद की टेंशन को भी कभी दिखाता नहीं, हंसता है और दूसरों को हंसाता है। यही है कलाकार की जिंदगी। माखन भाई, कोई एक किरदार जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता हो? 3-5 में आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं, बड़ा हंसाते हैं आप, तो कोई किरदार ऐसा है जो मतलब अंदर पेट में गुड़गुड़ाता रहता हो आपको लगता है अभी हम करके दिखा दें? हाँ, वो देखिए क्या है कि किरदार जो व्यक्ति करता है तो वो अपने हिसाब से वो सबको ज्यादा अच्छा मानता है। लेकिन कोई जाता है करने, जब हम शूट करते हैं तो उस वक्त बड़ा मजा आता है जी। तो झक लाइट मध्य कलर जब हम शूट कर रहे थे तो उस समय एक किरदार था, एक हम लोगों ने गणेश उत्सव का समय था। गणेश पूजन के दौरान पूजा जी लड्डू लेकर के आती हैं और हम उस घर में जो होता है तो
3 लोग रहते थे उस समय। एक दूध वाला था, वो आता था, और एक पड़ोसी थे तो बाबा जी, वो आते थे, और हम। तो हम किराएदार, तो वो जब पूजा में अपना लड्डू चढ़ाती हैं तो हम लोग बगल से ले लेते हैं, और वहीं पे एक वो धुन चलती है कि मेरे पूजा का लड्डू गणेश खा गए, मेरे पूजा का लड्डू गणेश खा गए। तो कैसे खा गए? कैसे खा गए? तो वहीं से शुरू होता था कि जिस तरह बड़े बड़े नेता पूरा देश खा गए, उसी तरह पूजा का लड्डू गणेश खा गए। और पूरा विधान था, जिस तरह बिजली विभाग वाले बिजली का तीनों फेस खा गए, उसी तरह पूजा का लड्डू गणेश खा गए। तो वो करने में बड़ा मजा आया था, शूट करने में, और वो किरदार करने में सजना का बड़ा अच्छा लगा। और किरदार तो बहुत सारे हैं जो अच्छे लगे, पर उसमें सबसे प्यारा लगा जो करने में। बिल्कुल। कोई एक अच्छी हास्य कविता हो जाए, आप हास्य के लिए बहुत फेमस है, तो कुछ बढ़िया से एक हास्य कविता सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। हास्य तो जिंदगी में भरा पड़ा है, अंदर तक। अंदर तक हाँ, हमारे अंदर तो कूट कूट के भरा है। इतना कूट दिया गया है कि आप देख ही सकते हैं किस तरह का। तो इसलिए ज्यादा आज जो जमाना है जी, जो चाहे सरकार हो चाहे हर व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो ये कहता है, आप हर दीवार में लिखे पाएंगे कि बेटी बचाओ अब बेटी पढ़ाओ जी। आप दीवार के पीछे तक नहीं लिखे पाएंगे कि 4 बार बेटे बचाओ। क्यों नहीं? क्यों नहीं करते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ। हाँ। ये युवा पीढ़ी है जो वो भटकती जा रही है। बिल्कुल। कि बेटियों का क्रेज यारे एकाएक बढ़ गया है, बेटियों का क्रेज यारे एकाएक बढ़ गया है, बेटे तो एक साथ चूल्हे में जा रहे, बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे, बेटी को पढ़ाओ यार बेटी को बचाओ यार, बेटी को पढ़ाओ यार बेटी को बचाओ यार, वो भी आज बेटी बेटी गुण गा रहे। मैं मानता हूँ बेटियां की गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके आ रहे। नहीं, उसमें भी गोल्ड जुड़ा है, गोल्ड जुड़ा है, कुछ ना कुछ बेटे कर रहे हैं जी। इसलिए बेटों को दीवार के पीछे भी नहीं लिख रहे हैं। तो जिस दिन से ये फ्लैग हट जाएगा, सिर्फ गोल्ड बचेगा, उस दिन से बेटों का भी आएगा, बेटे को भी नाम आएगा। ठीक है। और ऐसी कुछ उम्दा कविताएं? हम हास्य तो हर जगह होता है, हम आने का कार्य करते हैं, लेकिन आज जो स्थितियां गुजरी, जब हम लॉकडाउन के बाहर निकले, देखा मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक चीन दनादन ताके हुए थे, तो हम वहाँ से उठाते हैं और अपने जवानों के पर कुछ बात करते हैं। दोस्तों, ये मेरा दिल बोलता है। हर युवा की एक चाहत होती है, उसका भी हाथ चाहता है कि हम भी बॉर्डर पर पहुंच जाएं, लेकिन हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम यहाँ से तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये मेरा दिल बोलता है, ये मेरी आदत बोलती है, ये मेरा दिल बोलता है, ये मेरी आदत बोलती है, हर शख्स की ना इबादत बोलती है, और जब जब मेरे देश पे कोई उंगली उठाता है, तब तक शहीद की शहादत बोलती है। अब मैं उस शहादत के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, वाह। कुछ उन जवानों के लिए बोलना चाहता हूँ। आपने भी सुना होगा, हमारे रहनुमाओं द्वारा कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन किसने देखा? मैंने नहीं देखा। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि आज भी उनकी कब्र में यारो, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, आज भी उनकी कब्र में यारो खेल रहे हैं ढेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा, रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, किसी ने अपनी आंख का तारा
किसी ने साथी खोया है। वाह, किसी ने अपनी आंख का तारा, किसी ने साथी खोया है। इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले। कभी रखे थे तुर्बत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। तो बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले, कहाँ लगे हैं मेले, कहाँ लगे हैं। आप तो हंसाते हंसाते सीरियस कर गए। यही होता है एक कलाकार। और अभी सीरियसनेस के साथ में मैं ये चाहूँगा कि कुछ एक संदेश हमारे युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से। हम बस अपने युवाओं, अपने साथी, अपने मित्रों से इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं लगे हैं उसी में लगे रहिए। कोई काम छोटा, कोई काम बड़ा नहीं होता। संघर्षों के साये में इतिहास हमेशा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है इस ओर जमाना चलता है। तो हमारा तो सीधा सा मानना है कि जमाना अपने आप आ जाएगा। हमें जमाने के नहीं जाना है, हम जिस तरफ जाएं उस तरफ जमाना आ जाए। इसी शब्दों के साथ छोटी सोच से उठकर तुमको काम बड़ा करना होगा। छोटी सोच से उठकर तुमको काम बड़ा करना होगा। कहीं मैंने सुना था कि छोटी सोच से उठकर तुमको काम बड़ा करना होगा। रंग बसंती बाला चोला गीत याद करना होगा। नारी शक्ति को भी रण पर चंडी रूप धरना होगा। छोटे से दीपक को सूरज से लड़ना होगा। यदि तुमको देश बचाना है तो भगत सिंह बनना होगा। वाह, तो भगत सिंह। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर कविता के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमारे कार्यक्रम, खास कार्यक्रम पंचायत में हमने सुना आज हमारे बीच में लोकप्रिय कवि, बहुत अच्छे अभिनेता कामता माखन जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे खास कार्यक्रम पंचायत में हमारे बीच में आए कामता माखन जी, हम सबके साथ में बहुत सारी बातें की, बहुत हंसाया भी हमको और बहुत अच्छा संदेश भी दिया युवाओं के लिए और समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कामता माखन जी। दोस्तों, आपके सुझाव लगातार हमारे पास आ रहे हैं। पंचायत, आपने इस कार्यक्रम को बहुत लोकप्रिय बनाया है और आप अपने सुझाव और भी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 25 48 77 65 9425 487765। आप अपने सुझाव हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम पंचायत। पढ़ूंगा, आप लोग संभालिएगा। आज ये दुनिया किधर जा रही है, हम लोग किधर भटक रहे हैं। भगवान भी जब बचाने के लिए ना आए, जैसे भाई ने कहा, जब भगवान भी बचाने के लिए ना आए, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आज इस कलयुग में भगवान क्या तुम भी घबराते हो। आज इस कलयुग में भगवान क्या तुम भी घबराते हो। द्रौपदी रोज है लुटती, बचाने क्यों नहीं आते हो। तुमसे तेज जो मांगू न वो तुम तेज देते हो। अरे तुम खुद नहीं आते, दुशासन भेज देते हो। अरे तुम खुद नहीं आते, दुशासन भेज देते हो। तब मैं कहना चाहता हूँ इन फिल्म दुनिया वालों से कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम। ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं होता है। तो भारत को न चीन, न जापान, न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। संस्कार धानी में आने के बाद ये पता चला एक